meine Arbeit für richtig hältst. Ob du glaubst, dass ich fleißig gewesen bin, dass ich gearbeitet habe. After their defeat in World War I, the fiercely proud German people are utterly humiliated. The global industrial power is limited to an army of only 100,000 men and loses territory. How could their powerful nation have lost? ईगो। एक इंसान के ईगो की वजह से वर्ल्ड वॉर II जैसा काला चैप्टर इतिहास के पन्नों पर लिखा गया। जी हाँ, हम एडोल्फ हिटलर की बात कर रहे हैं, जिन्होंने एक टाइम में पूरी दुनिया पर आतंक मचा रखा था और जो पूरी दुनिया को अपने कदमों में झुका देना चाहते थे। हिटलर जर्मनी के सत्ते को हत्या कर वहाँ के डिक्टेटर बनते हैं और उसके बाद वो अपने पड़ोसी मुल्क ऑस्ट्रिया और चेकोस्लोवाकिया पर कब्जा जमा लेते हैं। इसी दौरान वॉर्स को फाइनेंस करने के लिए हिटलर को बहुत सारे सोने की आवश्यकता होने लगी और तब के टाइम में क्या होता था कि करेंसी एक्सचेंज के लिए आपके पास गोल्ड रिजर्व होना मैंडेटरी था और इसलिए हिटलर दूसरे देशों से गोल्ड की चोरी करने लगे या फिर गोल्ड को लूटने लगे और इसी के चलते वो जर्मनी में ये ऐलान करते हैं कि लोगों के पास जो भी गोल्ड है वो लोग हिटलर को सरेंडर करें और किसी भी प्रकार से जर्मनी में से गोल्ड बाहर नहीं जाना चाहिए। इसी दौरान जर्मनी में दो फिजिसिस्ट रहा करते थे। जेम्स फ्रैंक, इनको 1925 में नोबेल प्राइज मिला था और मैक्स वॉन लॉ, इनको 1914 में नोबेल प्राइज मिला था। अब क्या ये आपको पता है कि नोबेल प्राइज जीतने पर कितने पैसे मिलते हैं? गूगल तो आप करोगे नहीं, तो मैं ही बता देता हूँ। तो नोबेल प्राइज जीतने पर तकरीबन 1 करोड़ स्वीडिश क्रोना मिलता है और आप अगर हिसाब लगाओ तो इंडियन रुपीस में ये लगभग 7 करोड़ 77 लाख रुपए बनता है। यार मेरे को भी एक नोबेल जीतना था। पैसा ही पैसा होगा। अब रूल तो लागू हो गया था और दोनों फिजिसिस्ट के पास नोबेल प्राइज में जीते हुए पैसों के साथ साथ 2 गोल्ड मेडल्स भी थी और हमारे दोनों फिजिसिस्ट को उन दोनों गोल्ड मेडल्स को हिटलर को सौंप देने में कोई दिलचस्पी नहीं थी। इसलिए उन्होंने अपने कनेक्शंस को यूज करते हुए कोपेनहेगन में रहने वाले एक महान साइंटिस्ट को उन दोनों मेडल्स को भेज दिया और उस साइंटिस्ट का नाम था नील्स बोर। अब आप इसको समय का फेर कहे या कुछ और, लेकिन 1940 में हिटलर ने डेनमार्क को कैप्चर कर लिया और कोपेनहेगन शहर भी अब हिटलर के अंडर में आ चुका था। अब आपको एक बात बताने का टाइम आ चुका है कि हिटलर जूस लोगों से नफरत करते थे और इन दोनों साइंटिस्ट में से जेम्स फ्रैंक एक जूस थे और यही नहीं, अब नील्स बोर भी हिटलर के शक के दायरे में आ रहे थे क्योंकि कोपेनहेगन में नील्स बोर जूस लोगों को पनाह दे रहे थे। अब कहानी में एक और ट्विस्ट। नोबेल प्राइज के मेडल में क्या होता है कि उसको जीतने वाले व्यक्ति का नाम उस मेडल में लिखा जाता है क्योंकि नील्स बोर पहले से ही हिटलर के शक के दायरे में थे और अगर नील्स बोर के यहाँ से हिटलर को दोनों जर्मन फिजिसिस्ट के नोबेल प्राइजेस अगर मिल जाते हैं जिन पर उनका नाम लिखा होता है तो हिटलर सबको कच्चा चबा जाते और ये बात बोर भी समझ पा रहे थे। अब करे तो करे क्या, क्योंकि हिटलर के सैनिक आसमान फाड़ के भी और धरती खोद के भी उन मेडल्स को ढूंढ निकालने की क्षमता रखते थे और अभी तो नेक्स्ट ट्विस्ट आना बाकी है। सी गोल्ड इज ए वेरी अनरिएक्टिव मेटल, मतलब गोल्ड लगभग किसी भी सब्सटेंस से रिएक्ट नहीं करता और अगर रिएक्शन ही नहीं होगा तो उस गोल्ड को आप चेंज किस में करोगे, मतलब कन्वर्ट किस में करोगे, मतलब उसको किस फॉर्म में छुपाओगे। तब बोर्ड के लैब में जॉर्ज डी हैवसे नाम के केमिस्ट थे। उन्होंने एक चमत्कारी सॉल्यूशन बनाया जो गोल्ड को डिसॉल्व कर सकता था और उस चमत्कारी सॉल्यूशन का नाम था एक्वा रेजिया, जिसे रॉयल वाटर भी कहा जाता है। एक्वा रेजिया बेसिकली हाइड्रोक्लोरिक एसिड और नाइट्रिक एसिड को 3:1 के रेशियो पर मिलाने पर बनता है। अब जॉर्ज हैवसी उन दोनों मेटल्स को एक्वा रेजिया में डुबो देते हैं एंड एज एक्सपेक्टेड गोल्ड इज अ वेरी अनरिएक्टिव मेटल और वो मेटल्स डिसॉल्व हो ही नहीं रहे थे और अब तक हिटलर के सैनिक लैब की तरफ आ ही रहे थे और वह सैनिक लैब में आकर पूरा लैब छान मारते हैं और उन लोगों को कुछ भी नहीं मिलता, लेकिन हमारे फिजिसिस्ट के मेडल्स उसी लैब के किसी कोने में एक ऑरेंज कलर के सोल्यूशन में वही रह जाता है। फिर हिटलर के पतन के बाद 1950s में जॉर्ज हैवसे फिर से लैब में आते हैं और वे उस ऑरेंज कलर के सोल्यूशन को वैसे ही पाते हैं जैसे वो रख कर गए थे। बाद में कुछ बेसिक केमिस्ट्री की मदद से वे गोल्ड का प्रेसिपिटेट निकालते हैं और उस प्रेसिपिटेट को
स्वीडिश एकेडमी को, जो नोबेल प्राइज डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, उनको स्टॉकहोम में भेज देते हैं। साल 1952 में द नोबेल फाउंडेशन दोनों मेडल्स को फिर से रिकास्ट करते हैं और एक सेरेमनी में वो दोनों मेडल्स मैक्स वन लॉ और जेम्स फ्रैंक को पूरे सम्मान के साथ वापस दे देते हैं। सो दोस्तों, इसी तरह से कुछ साइंटिस्ट ने हिटलर के नाक के नीचे से 2 नोबेल प्राइज के गोल्ड मेडल्स को बचा लिया था। मतलब समय और थोड़ी सी अकल अगर आपके साथ हो तो क्या कुछ नहीं हो सकता। तो दोस्तों, अगर आपको ये स्टोरी पसंद आई तो प्लीज हमें लिख के भेजिए, वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर कीजिए। And if you want to see more videos like this, then please do subscribe to our channel. And thank you so much for watching. I will see you in the next video.